हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड एज वी नो, सी एस आर रिजल्ट्स आर आउट। एंड वैसे ही सी एस आर में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे आईएफएस से, वैसे ही आईएफएस की लेगेसी वो मेंटेन कर रहे हैं विद देयर रिजल्ट। और उसी रिजल्ट्स में अपना नाम शामिल किया है एक कानपुर की लड़की ने। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। एंड हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने निगेटिव मार्किंग को और कैसे उन्होंने एक माइंड को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself, Komal Kumari. I live in Kanpur, IIT, and I qualified JRF with the rank 240 in life form subject. तो मतलब आपका अभी मास्टर्स चल रहा है, थियरिंग में है? No, मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है मेरा, कौन से सब्जेक्ट से? जूलॉजी। बायोलॉजी से। तो जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ तब आपने प्रिपरेशन चालू की है या फिर आपके मास्टर्स में ही आपने नहीं, मेरा जब मास्टर कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की। आपको कैसे पता चला इस बारे में? यू न्यू, बस आपको प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद करना था। वैसे मुझे पता तो चला था अपने मास्टर्स के बाद ही, इस एग्जाम के बारे में अपने मास्टर्स के बाद ही पता चला था। तो क्यों आपको ऐसे लगा कि मुझे इस एग्जाम को टारगेट करना है? क्यों आप में वो ऐसा मोटिवेशन आया कि मुझे क्रैक करना है? मोटिवेशन, पहले तो मुझे इस एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में सारे लोग बोल रहे थे कि नेट जैसा एग्जाम कुछ होता है, तो उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि नेट जैसा एग्जाम क्या होता है। ओके। लेकिन आफ्टर जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, क्या होता है, कैसे होता है। देन मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला कि हाँ, नेट होता है, इसको क्वालिफाई करने से जेआरएफ होता है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो वहां से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी स्टार्ट करना है और मुझे रिसर्च में जाना है। तो थोड़ी बात हम एग्ज़ाम की कर लेते हैं, ठीक? फिर उसके बाद आपके ओके। फ्यूचर के बारे में पूछ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने जो ए बी सी तीन पार्ट में जो उनमें से सबसे पहले किसको अटेम्प्ट किया, किसको टारगेट किया? सी, डी और ए? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पार्ट बी से, पार्ट बी से? फिर सी से। हाँ, पार्ट बी से मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन पार्ट सी, एंड फिर सबसे लास्ट में पार्ट ए, बिकॉज पार्ट ए मेरा वीक था इसलिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है कि आपने ए से बी से ही क्यों स्टार्ट किया? और बी से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि बी, पार्ट बी के क्वेश्चन में मतलब मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, देन पार्ट सी करेंगे। ऐसे पार्ट सी में मेरा बहुत टाइम चला जाता है और फिर मैं पार्ट बी और ए पर फोकस नहीं कर पाती। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके रिजल्ट में कौन से पार्ट में से सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके मार्क? पार्ट सी। पार्ट सी। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 25 से 25 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? तो आपने वो 25 कैसे ढूंढे, 25 क्वेश्चन, कि आपको लगा कि यस? 25 हाँ, बोलिए। 25 क्वेश्चंस, मैंने जिस यूनिट को टारगेट किया था, मैंने उसी यूनिट से सारे क्वेश्चंस ढूंढे, और वो भी काफी आराम से, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं मेरे को सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन आराम आराम से पढ़े और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा। जैसे सेल बायो का अगर कोई क्वेश्चन था तो मैंने सेल बायो टारगेट की थी, तो उससे मैंने क्वेश्चन किया। फिर मॉल बायो टारगेट की थी तो उससे मैंने क्वेश्चन किया। ऐसे मैंने सारे 25 क्वेश्चन धीरे धीरे करके सारे फाइंड किए। जब जब आप उस सेव बटन पे क्लिक कर रहे थे तो आपके मन में क्या था कि यार सच में सही होगा, या फिर 100% आप श्योर थे जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट? मैं 100% श्योर थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ। मुझे डाउट कभी हुआ ही नहीं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा। 100% श्योर थी, तभी मैं सेफ पर क्लिक करती थी। एंड इतने अब प्रिपरेशन में आपका पी वाई क्यूज कहाँ से आया? ईवाई की उसको मैंने आईएफएस की बुक से ही किया था। पार्ट सी के लिए जो आती है पीवाई क्यू, मैंने उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जब अनफॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उसको आपने हम्म। कैसे ओवरकम?
मतलब कैसे आपने खुद को मैं संभाला कि फिर नहीं ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैं और फिर इसको से कैसे? मैं फिर से रिवीजन करती थी, जैसे जिस टॉपिक में मेरे क्वेश्चंस गलत हुए वो टॉपिक में जाकर पढ़ती थी फिर से, और फिर उस क्वेश्चन में आके देखती थी मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना है हमको। एंड हाँ, मैंने हाँ। बहुत टाइम लिया इसको समझने में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। एंड आगे क्या प्लान, क्या सोचा, मतलब आपको रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में? मुझे रिसर्च में जाना है आगे। तो ऐसा ये क्यों मोटिवेशन, ये प्रेरणा है आप में कि रिसर्च में जाना, इसको देख के आप इंस्पायर हुए? इंस्पिरेशंस तो ऐसा कोई था नहीं, लेकिन मेरे मतलब मुझे यही करना था कि नहीं, मतलब मुझे एकेडमिक इतना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रिसर्च में जाना है और मुझे रिसर्च करनी, क्योंकि बिकॉज़ रिसर्च करने के बाद, पीएचडी करने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, और मुझे डॉक्टर मेरे नाम के आगे चाहिए था। मतलब एक सीधा सीधा कह सकते हैं, बस आपका इंटरेस्ट है, राइट? हाँ, इंटरेस्ट है मतलब रिसर्च आपने में। किसी को देख के इंस्पायर नहीं हुए, मोटिवेट नहीं हुए? नहीं, नहीं, ऐसा कोई है नहीं, फ्रेंड सर्कल्स और वैसे में ऐसा कोई है नहीं। तो ऐसा था रिएक्शन आपके घर वालों का, क्या आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट? मैं तो शॉक हो गई थी कि कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना पता था कि इस बार मेरा एलएस हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो था मॉर्निंग शिफ्ट का, वो मेरे लिए ईज़ी था। तो मुझे लगा कि इस बार मेरा एलएस हो जाएगा, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जेआरएफ होगा और विद रैंक होगा। ये मेरे लिए शॉकिंग था कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो जाएगा मेरा। अगर मैं आपको पूछूं, ये मैंने आपके लाइफ में से ये 6 मंथ एग्जाम डिलीट कर दिया, आपको फिर से देना है, तो आप ऐसी कौन सी हुँ। गलतियां हैं जो नहीं करोगे, कि मतलब और अच्छा अ, रैंक आए, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में? ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि अगर मैंने ये पूरा एक्सेप्ट कर मैं दिया? मैं अगर कुछ करना होगा, तो मैं सबसे पहले अपना पार्ट ए सही करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट ए को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि पार्ट ए की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है रैंक में। तो अगर मेरा अगर नहीं होता, तो मैं सबसे पहले पार्ट ए पे ही फ़ोकस करती, क्योंकि पार्ट ए ही मेरा वीक है और उसकी वजह से ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। एक्चुअली वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आपने कहा। क्या होता है, जब हम हुँ, लाइफ साइंस के स्टूडेंट, हमारे इसमें अंदर फोबिया होता है, मैथ्स देख हुँ, के फार्मूलाज देख के, हम उसको अटेम्प्ट करने से डरते हैं। बट यही एक लिमिटिंग फैक्टर होता है आपके और आपके रैंक के बीच। कभी कभी तो ये ही जेआरएफ लेके आता है आपके लिए। तो आप एलएससी होने वाले थे हुँ, सिर्फ लाइफ साइंस के, ये हुँ, पार्ट ए को आप टारगेट करके आप जेआरएफ भी पा सकते हुँ, हो। यही एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि जनरल एप्टीट्यूड आपको स्किप नहीं करके आपके रैंक तक भी डिसाइड। तो अ, ऐसा कौन सा टॉपिक था या फिर यूनिट था जो बहुत डराता था आपको? अ, अगर जो सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट यूनिट लगती थी, तो वो मुझे जेनेटिक लगती थी, इकोलॉजी लगती थी, एंड टेक्निकल 13 यूनिट थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती थी। और ऐसा कौन सा यूनिट था कि आपको रात में भी उठा के उसकी पीवाईक्यू देके तो भी आप कर दोगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल। एंड क्यों, हुँ। रीजन इसका क्यों, मतलब आपको पहले से ही पता था या फिर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग? अ, वैसे कहूँ तो ईज़ी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते थे, और वैसे मैंने विशाल सर से पढ़ा था डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। एक बार पढ़ाते थे, तुरंत वो कॉन्सेप्ट समझ आता था, दोबारा रिविज़न करो तो पूरा क्लियर हो जाता था। इसीलिए अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सॉल्व कर लेती हूँ। एंड और भी कुछ आपने एग्जाम टारगेट किए थे या फिर आपका ओनली एंड वन एंड ओनली टारगेट सीएसआईआर? अ, ओनली ओनली सीएसआईआर था। तो अभी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट? बट इससे पहले आपके पास कुछ प्रिपरेशन में, यू नेवर नो कि होगा या नहीं होगा, फिर से एक अटेम्प्ट, उस मेंटेलिटी को आपने कैसे हैंडल किया? पहले तो ये पूछना चाहूँगा, ये थॉट आप में आए या नहीं आए?
ये थॉट ऑफ कोर्स आया मेरे दिमाग में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो ऐसा हो कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ना हो, ऐसा हो सकता था। राइट। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रिविजन किया। मैंने सोचा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ पढ़ चुकी हूँ और इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, और वो भी अच्छे से करना है, क्योंकि रिविजन रिविजन से ही रिजल्ट आता है, पढ़ने से उतना नहीं आता। रिविजन से आपका रिजल्ट आता है। तो मैंने सोचा नहीं, इस बार रिविजन है, और हर एक यूनिट मैंने टॉपिक इतने अच्छे से रिविजन किया था कि मुझे लगा था कि इस बार तो हो ही जाना है मेरा। और जैसे ही एग्जाम देने गई और क्वेश्चंस देखे, मैंने कहा कि ये इतना इजी आया है कि मुझे इजी लग रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि इजी है, कि मुझे ही लग रहा है इजी। बिकॉज़ क्या होता है, जब आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर का ईज़ी लगने लगता है। अगर कोई बंदा उसको पढ़ा ही ना हो और उसको वो क्वेश्चन दे दिया लगा, तो उसको दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन लगेगा। इट्स डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी, राइट? अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ईज़ी लगेगा डेफ़िनेटली, आपने नहीं पढ़ा हो, कोई भी बेसिक का सा भी सवाल हो, आप हार्ड ही लगेगा। ठीक है? तो पढ़ाई सारी चीज़ें आसान कर देती है। तो जो एग्ज़ाम के पहले 15-20 दिन थे, इस इस डेज़ में आपने क्या किया और आपके मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल किया? सारी चीज़ें। मेंटल प्रेशर तो कहूँगी, स्ट्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि आईएफएस की क्लासेस यूट्यूब पर और इमोशन बैच और एक्सप्रेस जो आ रहा था, जीआरएफ एक्सप्रेस, वो सारे जब मैं वीडियो देखती थी तो उसमें फुल स्ट्रैटेजी को बताते थे, केटी सर बताते थे कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। तो सही बोलूँ तो मुझे स्ट्रेस जो था वो बिल्कुल भी नहीं आया 20 डेज में, और मैंने आराम से रिविजन किया। इनफैक्ट एग्जाम के 2 से 3 डेज बिफोर मैंने रिविजन छोड़ दिया था आराम से। फुल स्ट्रेस नहीं लिया, बिल्कुल रेस्ट किया था। एंड एट द एंड हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हो? कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो आपने की है, या फिर जो आप मिस्टेक करने वाले थे उसको अवॉइड किए, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो समझ। मिस्टेक्स मिस्टेक्स तो यही कहूँगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना से जितना हो सके आप करिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपने यहाँ मिस्टेक करी है, आपको फिर से रिविज़न करना चाहिए, और फिर इस टॉपिक को पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक बार गलत हो गया, एग्ज़ाम में जाके आप वो क्वेश्चंस गलत ना करें। और पार्ट ए को भी इक्वल वेटेज दें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बी और सी कर लूँगा तो काम हो जाएगा, नहीं। आपको एग्जैक्टली। पार्ट ए को भी इक्वल वेटेज देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन करना है। ये नहीं एक बार पढ़ा यूनिट छोड़ दिया, नहीं, उसको हर 15 दिन में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इम्पोर्टेंट है, उससे आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहते हैं। बिकॉज लाइफ साइंस की अगर हम बात करें, इज़ वेरी वोलाटाइल सब। अगर आप 5-6 दिन भी गैप दे दोगे, तो वो ऐसे पेट्रोल की तरह, डीजल की तरह उड़ जाएगा आपके दिमाग। तो अब उसको डेली रिवीजन। 13 यूनिट्स है। हाँ, राइट। वास्ट सिलेबस है बहुत आपको। वही। वो मतलब, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपने वो 13 यूनिट सारे के सारे टारगेट किए थे, या फिर 2-3 आपने skip? मैंने ओनली 10 यूनिट्स टारगेट की थी, ओके। क्योंकि जो बाकी की 3 यूनिट थी वो मुझे समझ नहीं आती थी, ऐसा कहूँ मुझे टफ लगता था, इसीलिए मैंने 13 यूनिट्स तो थे वो स्किप किए थे, 3 यूनिट। आप सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन होता है ये। बट मैं एक ओवरऑल एक बात कहना, तो भी लोग ये वीडियो देख, आप पूरा का पूरा यूनिट ना छोड़ें, ठीक है? पूरा का पूरा यूनिट ना स्किप। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप करके जाए। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हाँ। इंटर डिसिप्लिन क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक से 4 मार्क्स बन रह जाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है, कि जो भी एस्पिरेंट कंप्लीटली यू ना छोड़े। मैंने कंप्लीटली नहीं छोड़ा था। मैंने 2-3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने किया था। कंप्लीटली तो मैंने किसी को स्किप नहीं किया था। 2-3 टॉपिक कर लिए थे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको कंप्लीटली नहीं छोड़ना हम्म। है, क्योंकि कभी भी उसमें से कंप्लीटली। सवाल आ सकते हैं ना। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क है, वो आप करके जाए। वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जाना है, एंड आपने बैकबोन को पहचाना है सीएसआर के, कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आपका इतना रैंक आया है, और रैंक सीआरएफ भी आया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आप दोगे, टारगेट करोगे अदर देन सीएसआर। एंड अभी के लिए तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन।
all the team of IFS, all the faculty of IFS is proud of you. We are always here for you. Any kind of help you want, any kind of counseling you want, we always there for you. Okay, at any point of your life. Okay, and Thank you so thank much, you sir. for your precious time.